जस्ट हाई टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पोको X8 Pro। जी हाँ, देखिए, अगर आप इस फोन को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी भी नहीं लिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप टेस्टिंग हुई है एज ऑलवेज, एकदम जस्ट हाई टेक स्टाइल में। इसके बारे में फेयर और ऑनेस्ट तरीके से बताएंगे कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और प्राइस हाइक के टाइम पर क्या ये अपनी प्राइस पे जस्टिस करता है या नहीं करता है, एकदम खुलासा कर देंगे। अगर आप नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे वीडियो आते रहते हैं। और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, फीडबैक देना, वो भी आप दे सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिलता है जनरली। देखिए, बेजल्स काफी कम है, मुझे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा लगा है प्राइस के हिसाब से, प्लस पंचुअल भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्क्रीन गार्ड जो है, यह स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो पहले से लगा कर दिया है, और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह फ्लैट डिस्प्ले है। जनरली काफी सारे लोग ये प्रेफर करते हैं, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ। डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है ये 1.5 के है, बट अनफॉर्चुनेटली सेटिंग्स में फुल एचडी पर स्विच करने की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो रहता तो शायद इसमें और भी बैटरी आप सेव कर सकते थे। एंड देन उसके अलावा ये स्क्रीन साइज जो है, ये मुझे सही लगी है। 6.59 इंच है, न एकदम ज्यादा बड़ा है न एकदम ज्यादा छोटा है, आप बीच में बोल सकते हो। फिर भी इन हैंड फील इसका यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरली मुझे अच्छा लगा है। उसके साथ साथ ये एमोलेड है और LTPS है, LTPO नहीं है। मतलब 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ये अडेप्टिवली सिंक कर सकता है। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है। यहाँ पर आपको 2000 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है और 3500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मोड है। अब देखिए, आउटडोर विजिबिलिटी जनरली आप देखेंगे अच्छा है। अगर आप सनलाइट के सामने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट पे नॉर्मली अच्छा है। इसमें अलग से इन्होंने एक सनलाइट मोड भी दिया है, इसको भी आप टर्न ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट में चले जाते हैं, डिस्प्ले काफी विजिबल है। तो एक चीज अच्छी है कि आप इसको हार्ड सनलाइट में भी अगर आप देखते हो, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है तो डिस्प्ले विजिबल है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर यूट्यूब पर HDR कंटेंट मिलता है। हमने वीडियो वगैरह प्ले किया है, मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है, मतलब शार्पनेस अच्छी है, वीडियो पंची लगते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कंटेंट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चलता है। नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन, स्पेशल ऑडियो, ये सारी चीजें आपको अलग से देखने को मिलती है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए HyperOS 3 है, Android 16 है, 4 साल के ईयरली अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। HyperOS जो है, मैं उसका इतना फैन नहीं हूँ, यह मैंने पहले भी बताया था, बट यहाँ पर सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ब्रांड को और भी इम्प्रूव करनी चाहिए। एक तो UI में जो डेली यूज जो आप करते हैं, इसकी जो स्मूथनेस है इसको और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कितना भी अच्छा प्रोसेसर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा फोन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जिटर और लैग रहता है। हमने थोड़ा वो नोटिस किया है डे टू डे लाइफ में यूज करने पर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे Xiaomi के जितने भी जो UIs है, इनमें अननेसेसरी ऐप देते हैं, काफी सारे ब्लोटवेयर होते हैं, इसमें भी कुछ वैसे ही है। और खास करके इसमें हमने इंडस ऐप स्टोर भी देखा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं होता है, और साथ ही साथ डिसेबल का भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय 4 स्टॉप के। और इसमें आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, सेटिंग में जाके प्रमोशनल नोटिफिकेशन जो है इसको आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, वरना इसके भी नोटिफिकेशन आते हैं और ये काफी एनॉय करेगा। उसी के साथ साथ ग्लांस भी आपको लॉक स्क्रीन पर मिलता है, देन इसको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐप ड्रॉअर में जब आप स्वाइप करते हो, अगर आप सर्च मोड में हैं, टर्न ऑन करके रखा है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्स के एड्स दिखाई देते हैं, वो आपको इंस्टॉल करने बोलता है। आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना, Xiaomi को अपने फोन में या पोको को अपने फोन्स में कम करनी चाहिए, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस बेटर हो। और उसी के साथ साथ स्टॉक डायलर है, अच्छी बात है। कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कोई इशू नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और सर्कल टू सर्च है, बाकी AI के कुछ सर्टेन फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भी मुझे लगता है कि AI के अंदर वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और भी बेटर कर सकते हैं, और नए AI के फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद इसमें फिलहाल के लिए फरवरी का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ, कस्टमाइजेशन के आपको फीचर्स काफी मिलते हैं एज ऑलवेज, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं, थीम्स ये वो वगैरह, आइकन्स ये वो। बाकी 6500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की चार्जिंग है। अब देखिए, आधे घंटे के आसपास 50% चार्ज होता है, 1 घंटे के करीब ये फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इससे कम भी समय लग सकता है अगर मैं चार्ज की बात करूं। देखिए, कोई वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। और इसमें 27 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है। वो बेसिकली अगर दूसरे डिवाइस को आपको चार्ज करना है, एसेसरीज को, फोन को, वो आप सारी चीजें कर सकते हो। अब उसमें टाइम वेस्ट करके बात नहीं करेंगे, ज्यादा सीधा आते हैं बैटरी ड्रेन की बात करते हैं। पहले अगर मल्टीमीडिया की बात करें, अगर आपको इसमें वीडियोस देखना है दिन भर सुबह में चार्ज करके, तो यहाँ पर हमने 4K वीडियोस वगैरह यूट्यूब में लगा के फुल ब्राइटनेस में लगाया था, और लगभग 9.5 घंटे तक चला था। उसके बाद भी 52% ही ड्रॉप हुआ था और 48% रिमेनिंग था। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप सुबह अपने घर से चार्ज करके निकलते हैं, पर सिर्फ वीडियो ही देखते हैं और 5G नेटवर्क लगा के रखिए, कोई इशू नहीं है, तो ये पूरा दिन आपको देगा बैकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मिस यूज कर रहे हैं, आप इसमें फिर कंटिन्यूसली गेम भी खेल रहे हैं, कैमरे में खूब सारे फोटोज और वीडियोस निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिर बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं अलग से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर, ये सब मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इसमें 8-8.25 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला और 96% ये ड्रॉप हो चुका था। फिर भी 4% रिमेनिंग था, मतलब और आधा घंटे की आशंका है, ये चल सकता है। तो ये ऑन एवरेज मुझे लगा ठीक है, थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। ऑप्टिमाइजेशन की बात है खाली यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल इससे ये पता चल रहा है कि आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप जनरली मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर
मिल जाना चाहिए। बाकी कैमरे के लिए दोस्तों हमें पता है कि जो पोको के फोन होते हैं ना, वो कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं होते, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं और दूसरी चीजों को टारगेट करते हैं, बैटरी, परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जिसमें आपको OIS मिलता है सोनी IMX882 वाला। ये सेंसर काफी पुराना है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो नया सेंसर दे सकते थे वैसे। बाकी अल्ट्रा वाइड भी आपको अलग से दिया है 8 मेगापिक्सल। और जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, इसीलिए कोई टेलीफोटो सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। उस वजह से फोटो में आप सिर्फ मैक्स 10 टाइम ही जूम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं टेलीफोटो ना देने के बाद भी वो कोशिश करती है डिजिटली भी आपको 20 या 30 टाइम तक जूम देने की, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम लॉयल है, नहीं दिया है। टेलीफोटो तो 10x के ज्यादा आप जूम नहीं कर सकेंगे और वीडियो में भी जनरली आप 6x से ज्यादा जूम नहीं कर सकते। एंड देन उसके अलावा आप 4K 60 FPS पे मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ में सेल्फी 20 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर आपको फुल HD 60 FPS मिलता है। मतलब सेल्फी में कोई 4K नहीं है एज ऑलवेज, जो कि हमने काफी सारे पहले भी पोको के फोन्स में देखा है। एंड देन पोर्ट्रेट फोटो से पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन पोर्ट्रेट। अगर आप देखेंगे तो मुझे सरप्राइजिंगली फोटो अच्छे लगे। मैं अक्सर कंप्लेन करता रहता हूँ पोको के फोन्स में कि कैमरा अच्छा नहीं होता है। देखिए ऑन पेपर तो ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आया है वो अच्छा निकल कर आया। मैं सारे सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे नॉर्मल पोर्ट्रेट अच्छे लग रहे हैं, इम्पैक्ट बैलेंस्ड है। साथ ही साथ जो पोर्ट्रेट में सिर्फ 2 ही जूम दिया है, वैसे उन्होंने 26 और 35, तो ठीक है थोड़ा ज्यादा हो सकता था, बट जितने भी जूम फोटो भी अगर आप देखोगे मेजर कलर शिफ्टिंग के कुछ इशू नहीं है। साथ ही साथ जो कलर भी है मेंटेन है। ज्यादा कोई भी फ्लावर के, फ्रूट के अगर आप कलरफुल चीज की फोटो लेते हैं तो भाई वो ज्यादा सैचुरेट नहीं होता है, विविड नहीं करता है, थोड़ा सा मेंटेन किया है एक्यूरेसी को, तो मुझे बैलेंस लगे, जो कि मैं सेटिस्फाई था। एंड देन उसके साथ साथ सेल्फी भी अगर आप देखते हैं तो मुझे अच्छी लगी, स्किन टोन बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड भी है। साथ ही साथ डे में अगर आप सेल्फीज देखते हैं ज्यादातर तो एज डिटेक्शन में कोई इशू नहीं है, उन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि पहले मैंने पोको के फोन में बहुत कंप्लेन किया था। एक चीज तो मुझे यहाँ पर ठीक लगी। और अगर अगेन सनलाइट भी देखते, बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं सेल्फीज ऐसे मामले में, लेकिन इस फोन में ऐसा नहीं था। फेस अगर आप देखेंगे क्लियर दिखाई देता है। एंड देन उसके अलावा रियर वीडियो देखते हैं, स्टेबिलाईजेशन यहाँ पर अच्छी है। थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर के इश्यूज लगे थे जब आप यहाँ से वहाँ फ्रेम स्विच करते हैं, बट स्टिल उसके अलावा स्टेबिलाईजेशन के साथ साथ जो क्लैरिटी है, जो डायनामिक रेंज है, वो मेंटेन किया गया है। और साथ में अगर सेल्फी वीडियोस भी देखते हैं तो ये भी मुझे ठीक लगा है। लेकिन इसमें भी जैसे ही मैंने बताया ना, रियर में एक्सपोजर के इश्यूज थे, वो यहाँ पर भी है, बट स्टेबिलाईजेशन अच्छी है। और इनफैक्ट सेल्फी में भी जब आप अगेन सनलाइट वीडियो घुमा देते हैं, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसमें भी अच्छे से फेस पे कैप्चर किया है, उसने साफ दिखाई देता है। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर काम किया गया है। और 10x जूम फोटो की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जितना दिया है उसको तो बोलें। तो ये अच्छा है, मतलब कोई भी अगर आप ये बोर्ड देखते हैं, दूर से हमने नॉर्मल लिया फिर 10x करके लिया तो रीडेबल है, मतलब ठीक है ना, रीड हो जाता है। और साथ ही साथ ऑटो फोकसिंग भी अगर आप देखोगे तो अच्छा लगा है मुझे, मतलब गुड इनफ है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे फोटोज मुझे निकले हैं जो मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। जैसे हम क्रिटिसाइज करते थे पहले, अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है, बट और भी बेटर किया जा सकता है। बाकी डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा आपको यहाँ पर मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट अच्छी दी गई है, आपको 4nm पर ये चिपसेट मिलती है, वैसे 3mm पर नहीं है। एंड देन इसमें आपको LPDDR5X UFS 4.1 के साथ आता है, बट उसके अलावा इसमें डीसी कूलिंग दिया है उन्होंने 5300 आइस लूप भी ब्रांड ने बोला है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप इसमें गेम खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म तक, जैसे कि BGMI हमने ट्राई किया 120 FPS में आता है, इसमें मैक्स और एवरेज FPS आप देख सकते हैं अच्छे निकल कर आए, 100 के ऊपर ही है। सेम कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 120 FPS का सपोर्ट 100 के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जेंसन इम्पैक्ट में 60 FPS है, लेकिन मैक्स और एवरेज थोड़े कम हो जाते हैं, 40-42 के आसपास है। बुदरिंग बेब्स में भी देखेंगे तो 44 और 35 तक भी चला जाता है एवरेज FPS। इनफैक्ट रेड डेड रिडेम्पशन भी हमने डाला और इसके भी एवरेज FPS अराउंड 29 के आसपास थे, जो कि ठीक थे। लेकिन एक चीज ये बताना चाह रहा था मैं कि जब इनको आप गेम खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म तक 2 से 3 घंटा 4 घंटा, ये ओवरहीट नहीं होते हैं गेमिंग के दौरान। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि वो बेंचमार्क के टाइम पे होता है, गेमिंग के दौरान नहीं होता है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जब आप टास्क करते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पर ये फोन ओवरहीट नहीं होता है, ये मैंने साफ बोल दिया। बाकी उसके अलावा ये चिपसेट जो दी गई है, ये सब कुछ कर सकता है, गेम भी खेल सकता है और सारे आपके जो डे टू डे लाइफ के टास्क हैं वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी डिजाइन को लेकर भी बात करें तो देखिए इसमें आपको ड्यूल टेक्सचर टोन मिलता है, अलग अलग कलर्स ऑप्शन है, कैमरे में थोड़ा सा लाइट वगैरह भी दिया है, ठीक है। आपको पीछे ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम के साथ आता है और ये 8.3 mm की थिकनेस, 202 ग्राम, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट वेट है, मैं साफ बता रहा हूँ। और उसी के साथ साथ ड्यूल स्पीकर दिया है, मुझे स्पीकर की क्वालिटी अच्छी लगी है, क्लोज टू 91 dB तक गया था और कम फोन मैंने ऐसे देखे थे तो अच्छे से काम करता है। ड्यूल माइक आपको मिलता है, ड्यूल सिम है, लेकिन याद रहे ई सिम नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सिर्फ ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है, जो कि दिया जा सकता था, एटलीस्ट कुछ तो दे सकते थे। एंड देन USB पोर्ट भी अनफॉर्चुनेटली USB 2 वाला है। एंड देन उसके साथ साथ IR ब्लास्टर आपको ऊपर की तरफ मिलता है, IP66 से लेकर IP69 के वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। बाकी 17 5G बैंड्स आपको मिलते हैं और 5G कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंडोर में भी हूँ, अंदर ही बैठा हूँ, तो नेटवर्क सारे अच्छे हैं, बट वाईफाई का रेंज में थोड़ा इशू रहता है इसके अंदर, जो हमने नोटिस किया है। बाकी उसके साथ साथ वाईफाई 6 है, ऑब्वियसली ब्लूटूथ 6 है और NFC भी दिया है, अच्छी बात है। सारे सेंसर मिलते हैं, अच्छे नेटवर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये 240 Mbps तक की स्पीड ले सकता है और बैड में अराउंड 63 के आसपास, 65 के आसपास चला जाता है। ये हमारी टेस्टिंग में है, बट खाली आपको बताने के लिए इतना था कि 5G सिम कार्ड जो हमने लगाया है
अभी तक तो फिलहाल के लिए यहाँ पर वो अच्छे से काम कर रहा है। अब फाइनली अगर अपने ओपिनियन की बात करें तो दो वेरिएंट में आपको मिलता है 8 to 56। चलो एक चीज अच्छी है कि 128 नहीं दिया है। आजकल प्राइस हाइक के टाइम पर सारी ब्रांड बहाने करती है, 128GB वाले फोन लॉन्च कर रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। 8 to 56 से ही स्टार्ट किया है एंड देन उसके बाद आपको एक 12 to 56 मिलता है। 32,999 पर आपको ये फोन मिलता है, बट स्टिल एट द टाइम जो कंडीशन है मार्केट की, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो है ना वो ठीक है। 32,999। मैं देखिए ऑफर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको ऑफर पर मिल जाता है 30,000 तक की रेंज में तो बढ़िया है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा भला हो ना हो और सेल आती है और सेल के अंदर आपको 30 के नीचे मिल जाता है, स्टिल मैं कहूंगा ये फोन अच्छा है। बाकी नथिंग 4A भी आपको एक ऑप्शन मिलता है इस प्राइस पर, OnePlus का Nord 5 भी आपको मिल जाता है ऊपर नीचे ही। वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, बट स्टिल मैं एक चीज ही कहूंगा, ये भी उन्हीं के जैसा एक कॉम्पिटिटिव फोन है जो इस प्राइस में आप जिसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैंने देखा है अच्छी बुरी वो तो बता दिया, बट हाँ मैं भी इस फोन से सहमत हूँ और मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ इस फोन को आप लोगों को। यह मेरा एक फाइनल ओपिनियन है। बस इतना ही दोस्तों, लाइक एंड शेयर सपोर्ट करिए, रिव्यूज आते रहेंगे, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।